Hello everyone. I hope you all are safe and healthy. Today in 11th Commerce Economics, we are going to start with a new part number 2 of chapter number 4, supply. I have already uploaded first part of the chapter in which we have discussed the introduction related to chapter, then what is supply, what is production, what is stock. These kind of terminologies we have discussed, and we have ended our session by understanding the difference between the stock and the supply. So now let us start the new thing which is important for the examination perspective, that is factors affecting supply. ओके, सो यहाँ पे है, ये आपको जो फ्लो चार्ट दिखा रहा है इसमें दिया है कौन कौन से फैक्टर सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विच काइंड ऑफ फैक्टर्स विल एक्चुअली अफेक्ट द सप्लाई। फर्स्ट वन दैट इज प्राइस एंड सेकंड आर दी अदर फैक्टर्स। जैसे कि कोई भी एक एग्जांपल ले लो, अगर आप एक शॉपकीपर हो तो आप गुड्स का सप्लाई कब करोगे? तो इसका एक सीधा आंसर है कि जब आपको कोई भी एक गुड्स है इसकी वैल्यू मार्केट में मैक्सिमम मिल रही हो तभी आप ट्राई करोगे कि उसका सप्लाई करें। For example, as you know, at present the prices of gold is almost 51,000. तो अब एट प्रेजेंट अगर कोई भी सुनार है, ओके, गोल्ड मर्चेंट है, तो वो क्या करेगा? इस टाइम पे ही ट्राई करेगा कि वो मैक्सिमम गोल्ड को सेल करे। क्यों? क्योंकि उसको कौन सा फैक्टर बेनिफिट दे रहा है? उसको प्राइस फैक्टर बेनिफिट देगा। ओके, कौन सा फैक्टर? प्राइस फैक्टर। And there are also some of the factors or some of the determinants which will affect the supply as well. जैसे कि other factors में देखो तो first आता है cost of production, second is level of technology, third one that is future expectation regarding the price, and the fourth one that are other factors. So this is all the factors which will actually affect the supply. अब अगर आपको डिमांड को अच्छे से समझना है तो आपको सप्लाई का कंसेप्ट भी आना ही चाहिए। ओके, तो अब ये देखो कि सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज कंसीडर एज अ डिटर्मिनेंट, व्हाई वी हैव कंसीडर प्राइस एज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट। जैसे कि आप सबसे पहले समझ लो कि प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है। क्यों है? अ प्रोड्यूसर सेल्स फॉर द प्रॉफिट्स। समझ लो कि अगर आप कोई भी एक बिजनेस कर रहे हो तो आप बिजनेस क्यों करते हो? आफ्टर ऑल यू वांट टू अर्न सम अमाउंट ऑफ मनी इन द वे बाय द वे ऑफ प्रॉफिट। जैसे कि अगर आप एक चेयर बना रहे हो, चेयर की वैल्यू मार्केट में 200 रुपीज है, ओके, आपको वो मार्केट में अगर आप सेल करोगे तो 200 रुपीज मिलेंगे। तो क्या आप 200 की चेयर अपने गोडाउन में जब बनाओगे तो क्या उसकी वैल्यू 200 रुपीज होगी? उसकी वैल्यू तो आई थिंक 100 या 120 रुपीज ही होगी। पर उसमें आपने क्या ऐड किया होगा? आपने उसमें ऐड किया होगा अपना प्रॉफिट। प्रॉफिट जब आप उसमें ऐड करते हो उसके बाद आपको क्या मिलता है? एक फाइनल प्राइस मिलता है। ऑन दैट प्राइस यू आर गोइंग टू सेल दैट प्रोडक्ट इन दी मार्केट। अंडरस्टूड? ओके, तो जब आपको ये फाइनल प्राइस मिलता है तो आप कौन सा मार्जिन रखते हो? आप एक प्रॉफिट का मार्जिन उसमें रखते हो। क्योंकि अगर प्रॉफिट का मार्जिन नहीं है तो फिर बेचने का मतलब ही क्या, अगर आपको उसमें से कुछ भी अर्निंग हो नहीं रहा है तो। ओके, तो प्राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सप्लाई। तो ये तो आपको पता चल गया। तो अगर आप सप्लायर हो तो आप कौन से टाइम पे आप प्रोडक्ट सेल करना चाहोगे? when the price of the product rises. ओके, जैसे कि मैंने अभी बात की कि एक चेयर थी कि जिसकी वैल्यू मार्केट में 200 रुपीज थी, पर मुझे ऐसा पता चला कि मार्केट में इसकी वैल्यू 200 से बढ़ के 300 रुपीज हो गई है। तो आप क्या करोगे? यू विल ट्राई टू सेल मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चेयर्स इन द मार्केट। क्या करोगे? सबसे ज्यादा चेयर्स मार्केट में सेल आउट करने का ट्राई करोगे। ओके, सो दिस विल डेफिनेटली अफेक्ट। ओके, अब सप्लाई कब कम करने का ट्राई करोगे? जैसे कि मैंने आपको बताया कि 200 रुपीज आपने एक प्राइस चेयर की फिक्स की है,
पर अगर आप अभी मार्केट में लेने जाओ तो आपको 180 रुपीज में मिल रही है, तो क्या करोगे आप? सप्लाई क्या कर दोगे? थोड़ा कम कर दोगे, बंद नहीं कर दोगे। बंद क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपकी तो कॉस्ट है वो 120 रुपीज है। तो मार्केट में आप जब जाते हो तो आपको उसी चीज के 180 तो मिलते हैं, मतलब 60 रुपीज का तो प्रॉफिट हो रहा है आपका। ओके, तो 60 रुपीज का प्रॉफिट, दैट इज ऑल्सो गुड गुड थिंग। ओके, तो अगर 60 का प्रॉफिट आ रहा है तो उसको बेचना ही चाहिए, उसको रोक के रखना नहीं चाहिए। पर अगर 300 मिले तो 120 की जो चेयर है आपकी, जो आपने बनाई है, वो मार्केट में 200 में बिक रही थी, पर अब आपको 300 में मिल रही है, तो आप क्या करोगे? उस पे आपको 180 रुपीज ज्यादा मिल रहे हैं। ओके, तो आप क्या करोगे? व्हेन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट राइजेस यू आर ट्राइंग टू make maximum amount of supply, but when the price of the product falls, it reduces, then what you are going to do? You are going to try, or you are going to reduce the supply in the market. आप सप्लाई क्या कर दोगे? कम कर दोगे। तो ये सबसे पहला डिटर्मिनेंट था हमारा, कौन सा? प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अब सेकेंड डिटर्मिनेंट देखो, डिटर्मिनेंट नंबर बी, फैक्टर्स अदर देन प्राइस। प्राइस के अलावा कौन कौन से फैक्टर्स है? तो उसमें सबसे पहला है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नाउ व्हाट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? सप्लाई इज अफेक्टेड ड्यू टू चेंज इन द प्रोडक्शन कॉस्ट। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि अगर पेट्रोल है, ओके, पेट्रोल के अभी 77 रुपीज चल रहे हैं, 77 या 78, पेट्रोल पंप के हिसाब से अलग अलग होते हैं। 77 से 78 के वेरिएंट में अभी पेट्रोल की प्राइसेस चल रही है। तो अगर ये प्राइसेस, अगर कोई ऐसी प्रोडक्शन है, कोई ऐसा यूनिट है जिसमें पेट्रोल का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं एविएशन इंडस्ट्री का। एविएशन इंडस्ट्री मतलब क्या? जो एरोप्लेन्स होते हैं उसके अंदर भी तो आप पेट्रोल डालते हो। उसमें आपको शायद पता नहीं होगा, पर उसमें हमारा नॉर्मल वाला पेट्रोल नहीं डालता, उसके लिए जेट पेट्रोल अलग आता है। ओके, तो वो जो पेट्रोल उसमें डाला जाता है, फॉर एग्जाम्पल उसकी वैल्यू अभी 100 रुपीज है। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मुझे एक्चुअल उसकी कॉस्ट क्या है वो नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल इट इज 100 रुपीज, और हम यहाँ से जा रहे हैं कोई एक अलग कंट्री में। कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेते हैं कि हम इंडिया से दुबई जा रहे हैं, तो फ्लाइट की कॉस्ट आती है हमारी 15,000 रुपए। ओके, 15,000, 3 घंटे की फ्लाइट, आप यहां से दुबई चले जाओगे। पर अगर पेट्रोल की प्राइस जो पहले 100 रुपीज पर लीटर थी, वो बढ़ के 150 रुपीज हुई, तो उसकी वजह से क्या होगा? जो भी आप कॉस्टिंग, अल्टीमेटली ये क्या होगा? एविएशन इंडस्ट्री भी सोचेगी ना कि अब इसकी प्राइस तो बन के 100 से ज्यादा होके 150 हो गई है। तो अगर 150 उसकी प्राइस हो गई है, तो अब क्या करना पड़ेगा? तो नेक्स्ट स्टेप इज योर्स, दैट यू हैव टू इंक्रीज द प्राइस और इंक्रीज द फेयर्स इन योर प्लेन्स। एविएशन इंडस्ट्री क्या करेगी? कीमतें बढ़ा देगी। जो भी आप टिकट्स लेते हो उसकी कीमतें बढ़ जाएगी। तो पहले 15,000 की थी वो टिकट, अब कितने में मिलेगी? 20,000 रुपीज में। सो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन इफ देर इज चेंज इन द प्रोडक्शन कॉस्ट? प्रोडक्शन कॉस्ट ले लो, या तो फिर एनी काइंड ऑफ रॉ मटेरियल विच कैन बी इंक्लूडेड इन दी पर्टिकुलर सर्विसेज, और उसकी जगह पे, उसकी वजह से अगर कोई भी चेंज हो रहा है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी एक्चुअली सप्लाई को इफेक्ट करेगी। तो अब कोई होगा तो वो क्या सोचेगा कि हमको तो 15,000 में मिलती थी, तो हमने जाना का सोचा था, अब 20,000 हो गए, 5,000 ज्यादा निकालने पड़े। अच्छा है, 2 महीने रुक जाते हैं, प्राइस कम हो जाएगी, फिर हम चले जाएंगे। ये भी तो हो सकता है। सो दैट विल ऑल्सो अफेक्ट दी supplies. Okay, now second one, that is level of technology. Okay, so what you understand from the term technology? जैसे कि आपको पता है कि पहले क्या होता था, पहले हम सारा काम जो करवाते थे वो अल्टीमेटली कोई भी आदमी का यूटिलाइजेशन लेके, दैट मीन्स वी आर अप्लाइंग द मैन और द ह्यूमन बीइंग। हम ह्यूमन का फोर्सेस उसमें लगाते थे और उसके बाद उसमें से गुड्स बनाते थे। पर फिर एक टर्मिनोलॉजी चेंज हुई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया,
और क्या हो गया, टेक्नोलॉजी एडवांसेस इंडिया में आने लगी। सो व्हेन टेक्नोलॉजी एडवांसेस कम इनटू इंडिया जस्ट बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, उससे क्या हुआ, पहले जो एक कोई एक गुड्स समझ लो कि एक वाटर बॉटल थी, तो 15 या 20 लोग मिलके बनाते थे तो पूरे दिन में 100 बॉटल बनती थी पानी की बोतलें। तो अगर 100 बॉटल बनती थी, उसकी जगह पे ऑटोमेशन आया तो 15 लोगों की जगह ही कम हो गई, उसकी जगह पे 2 या 3 लोग जिसको वो ऑपरेट करना आता हो उनकी ही जरूरत रही, और पूरे ऑटोमेशन में वही पानी की बोतलें जो 15 लोगों बनाते थे पूरे दिन में 100, वो 1000 बनने लगी। ओके, सो दैट वाज द डिफरेंस ड्यू टू विच देयर विल बी चेंज इन द सप्लाई एज वेल। ओके, तो अब ये समझो कि अगर कोई टेक्नोलॉजी में चेंज होता है तो उससे क्या इफेक्ट होती है, वो तो बहुत बड़ा कंसेप्ट है, वो हमें अभी सोचने की जरूरत नहीं है। अभी ये बात समझो कि सप्लाई से इसका रिलेशन क्या है। सो व्हेन द टेक्नोलॉजी एडवांसेस, टाइम एंड एफर्ट्स आर सेव। टाइम दैट मीन्स, जैसे कि मैंने बोला कि एक दिन में 100 यूनिट्स बनते थे, उसकी जगह पे एक दिन में 1000 यूनिट बनने लगे, तो हमारा टाइम बच गया, 10 दिन का काम हमारा एक दिन में खत्म हो रहा है। सेम वे एफर्ट्स आर रिड्यूस। कैसे एफर्ट्स, जैसे कि 15 आदमी मिलके एक दिन में 100 बोतलें बनाते थे, और यहाँ पे 3 आदमी मिलके कितना कर रहे हैं, एक दिन में 1000, तो एफर्ट ऑफ दैट 12 पर्सन विल बी रिड्यूस। 12 लोग जो एक्स्ट्रा हमारे आइडियल बन गए, इनकी वजह से भी हमारा रिडक्शन हो गया। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, when the greater amount of better quality of goods are produced with the same or the lower cost, we will apply the technology in our unit। जैसे कि हमें क्या हुआ, पहले सप्लाई अगर 100 यूनिट का था, दैट मीन्स 100 का प्रोडक्शन था, तो हम सप्लाई कितना कर सकते थे, एक दिन में मैक्सिमम 100 कर सकते थे। पर अगर 100 की जगह पे 1000 यूनिट्स हमारे पास हो गए एक ही दिन में, तो अब हम 1000 यूनिट सेल कर सकते हैं मार्केट में, उतने सप्लाई भी कर सकते हैं। सेम वे अगर टेक्नोलॉजी हमने एडवांस करने का ट्राई किया पर टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं आई, तो 1000 की जगह पे हमारे यूनिट्स 500 हो गए तुरंत, इसकी जगह पे 500 हो गए, तो हमारी सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई। सो दिस फैक्टर विल अफेक्ट लाइक दिस। ओके, नाउ सी द थर्ड वन, दैट इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग द प्राइस। अब बहुत अच्छा एग्जांपल लेता हूं, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग द प्राइस। जैसा कि अभी लोग सोचते होंगे, सेम वही एग्जांपल हम लेते हैं। नाउ व्हाट इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, जैसे कि अभी क्या आप सोचते होंगे कि जैसे कि नए नए सर्कुलर्स आ रहे हैं, पहले ऐसा सर्कुलर था कि 15 अगस्त से स्कूल स्टार्ट हो जाएगी, फिर नया सर्कुलर आया कि 1 सितंबर से हो जाएगी। पर अभी गवर्नमेंट ने ऐसा किया है कि द प्रायोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इज मोर इम्पोर्टेंट देन रनिंग अ स्कूल, क्योंकि अगर कोई बच्चे को इन्फेक्टेड हो गया और किसी को भी कोविड हो गया तो उसकी वजह से बहुत दिक्कत हो सकती है। तो अभी तो गवर्नमेंट ने क्लियरली बोल दिया है कि जब तक उनको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड डेवलपमेंट से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, तब तक वो लोग क्या करेंगे, वो स्कूल स्टार्ट करने वाले नहीं है। तो तब तक आपको कहाँ पे पढ़ना है, ऑनलाइन सेशंस पढ़ने हैं, कोई भी स्कूल से पढ़ो। आप क्या पकड़ोगे, यूट्यूब पे सर्च करो कोई भी, पर आप सर्च करो तो अच्छे वे में सर्च करो। जैसे कि मेरा एक लॉजिक है, अगर आप सर्च करते हो सप्लाई डायरेक्टली सर्च करोगे तो आपको नहीं मिलेगा, पर आपको क्या करना है, क्योंकि आप स्टूडेंट्स हो गुजरात बोर्ड के, तो आप लिखो सप्लाई गुजरात बोर्ड। तो जिसने भी जिन जिन लोगों ने सप्लाई की वीडियोस बनाई हुई होगी वो सब आपको मिल जाएगी। तो ये एक बेटर वे है। सेम वे अगर आपका कोई और टॉपिक है जिसको आप पढ़ना चाहते हो, फॉर एग्जांपल जनरल एंट्रीज, तो यू जस्ट हैव टू सर्च जनरल एंट्रीज गुजरात बोर्ड, तो आपको जनरल एंट्रीज गुजरात बोर्ड के जितने भी वीडियोस है वो आपको मिल जाएंगे। तो ये एक इजी वे है टू सर्च एनीथिंग ऑन द यूट्यूब। तो हम क्या करते हैं, फ्यूचर एस्टिमेशंस करते हैं। तो फ्यूचर एस्टिमेशंस बंद कर देनी चाहिए। जैसे कि स्टॉक मार्केट आपको पता होगा, तो स्टॉक मार्केट इज काइंड ऑफ स्पेकुलेशन, क्योंकि उसमें आप क्या करते हो, एक प्राइस डिटरमाइन करते हो, फिर डिसाइड करते हो कि ये लो है हाई है, अब परचेस करते हैं अब सेल करते हैं, ऐसे सब आप दिमाग दौड़ा के
ट्राई करते हो कि उसमें से आप थोड़ा प्रॉफिट या तो फिर कुछ गेन अर्न कर लो, पर होता ऐसा है नहीं। तो अब जैसे ही ये चीज है, वैसे ही एक एग्जांपल लेता हूँ गोल्ड का। अभी गोल्ड की प्राइसेस चल रही है 51,000 रुपीज। 2 साल पहले जब हमने गोल्ड लिया था तब उसकी प्राइस चल रही थी 33,000 रुपीज। ओके, तो उस टाइम पे 33,000 भी हमको क्या लग रहे थे, महंगे लग रहे थे। ओके, तो ये चीज होती है द डिफरेंस बिटवीन द फ्यूचर एक्सपेक्टेशन एंड द प्रेजेंट सिनारियो। क्योंकि 33,000 का गोल्ड, अभी वही वैल्यू का गोल्ड राइट नाउ इट हैज बिकम ऑफ द वैल्यू 51,000। अगर उस टाइम पे अगर आपने अच्छा गोल्ड बाय कर लिया होता तो अभी उसका आपको अच्छा एक रिटर्न मिलता। सो व्हाट पीपल वर डूइंग, एंड दिस विल आल्सो अफेक्ट द सप्लाईज। हम क्या करते हैं, फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि गोल्ड की प्राइसेस अभी दिवाली आएगी तो दिवाली तक कम हो जाएगी या तो फिर बढ़ जाएगी, तो उसके हिसाब से भी सप्लाई तो कम हो सकता है या तो फिर डिमांड भी मार्केट में कम हो सकती है। सो अल्टीमेटली दिस विल ऑल्सो अफेक्ट द फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग द प्राइस, दैट विल ऑल्सो अफेक्ट द सप्लाई। ओके, नाउ फोर्थ वन, दैट इज अदर फैक्टर्स। नाउ फ्यू फैक्टर्स, ये हमने मेजर फैक्टर्स देखे, पर इसकी जगह पे बहुत सारे अलग अलग फैक्टर है जिसकी वजह से भी चेंज हो सकते हैं। जैसे कि पहले लेते हैं इंक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, पहले कैसा था कि मेरी एक ही यूनिट थी और मेरे यूनिट से बहुत अच्छे गुड्स मिलते थे। मेरे यूनिट एक चेयर बनाता था जो चेयर मार्केट में बहुत अच्छे से चलती थी। पर अब क्या हो गया, मेरी कंपटीशन में 2-3 नए डिस्ट्रीब्यूटर्स आ गए, प्रोड्यूसर्स आ गए। उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने भी चेयर मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर दिया। जैसी मैं क्वालिटी देता हूं वैसी ही वो क्वालिटी देते हैं। और सेम वे नया यूनिट है तो आप क्या करोगे, ट्राई करोगे कि जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको आप मिलोगे, उनको अपनी चेयर की बेनिफिट्स बताओगे, उसके फीचर्स बताओगे, फिर ट्राई करोगे कि उनको कैसे भी करके मैनिपुलेट करके या तो फिर उनको कोई भी अच्छे सजेशंस देके उनको कन्विंस करके अपनी प्रोडक्ट पे ट्रांसफर करना, ये आप ट्राई करोगे। सो दिस फैक्टर विल ऑल्सो अफेक्ट मीन्स व्हेन देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म्स, अगर फर्म्स बढ़ गई तो भी दिक्कत हो सकती है इन सप्लाई। सेकेंड वन, दैट इज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ओके, नाउ व्हाट इज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। जैसे कि अगर आपको पता है कि इंडिया में अगर एक इलेक्शन होता है तो कोई एक पार्टी, रूलिंग पार्टी अगर रूल करने आती है तो उनका टर्म कितना होता है, 5 साल का। तो अगर कोई पार्टी 5 साल के लिए आई और इन बिटवीन ऐसा कुछ हुआ कि पार्टी ब्रेक हो गई या तो फिर कोई भी इश्यूज हुए, जैसे कि अभी बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, राजस्थान में चले, फिर मध्य प्रदेश में चले, बहुत अलग अलग जगह, महाराष्ट्र में भी ऐसी सिचुएशन आ गई थी। तो ये सारी चीजें क्या दिखाती है, दिस शोज द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दिखाती नहीं है। अगर मार्केट में या तो फिर आपके कोई भी एरिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो क्या होगा, तो भी आपका सप्लाई पे इफेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस आर फॉर्म्ड बाय दी रूलिंग पार्टीज। क्या करती है, रूल्स एंड रेगुलेशन रूलिंग पार्टी बनाती है, उसके फिर उसको असेंबली में लाती है और असेंबली में उस पे वोटिंग होते हैं और फिर वो बनता है एक लॉ। ओके, और एक्ट बन के फिर मार्केट में आता है आफ्टर द साइन ऑफ द प्रेसिडेंट। वो आपने स्टैंडर्ड 9 में पढ़ा होगा, द रोल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो ये उसमें बहुत डिटेल में नहीं जाते, पर रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर पहले पहले जैसे था कि इंपोर्ट ड्यूटी का मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि जब मनमोहन सिंह सर की, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी जब सरकार आई, उनकी जब सरकार ने स्टार्ट किया, तो उससे पहले जो नाइक या तो फिर एडिडास, वो सब फॉरेन कंपनीज के जो शूज थे, तो वो शूज मार्केट में जो उसकी वैल्यू थी उसके बजाय, फॉर एग्जाम्पल अगर ये ही शूज आप यूएसए में लेने जाओ तो उसके 1,000 रुपीज आपको लगेंगे। वही शूज ये अगर इंडिया में आते हैं तो उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। ड्यूटी ऐड होने के बाद 130 या 140% तक की ड्यूटी थी, वो 1,000 रुपीज के शूज आपको 2,400 या तो फिर 2,500 रुपीज में आते थे। दैट मीन्स यू हैव टू पे मोर 1,500 रुपीज फॉर दैट। तो ये जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार आई तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये चीज टोटली चेंज करके पूरा चेंज लाया और
इंपोर्ट ड्यूटी को कम करके 20% कर दिया, तो अब जो 1000 के थे वो 1200 में मिलने लगे। सो स्टेबल रहे, डिसीजंस लिया, तो ये भी आपके सप्लाई पे इफेक्ट करेगा। सो दिस फैक्टर विल आल्सो अफेक्ट दी सप्लाई। नेक्स्ट वन दैट इज नेचुरल कंडीशन। नाउ व्हाट इज नेचुरल कंडीशन, या तो फिर आप एक एग्जांपल ले लेते हैं अबाउट द नेचुरल कैलेमिटीज। जैसे कि आपको पता है कि राइट नाउ एट प्रेजेंट आसाम में बाढ़ आ रही है, फिर 2002 में गुजरात में भूकंप आया था कच्छ में। तो चलो उसका ही एग्जांपल लेते हैं। कच्छ में जब 2002 में भूकंप आया था, तब उस टाइम पे किसी को पता नहीं था कि वो जो टेंट लगते हैं ना, टेंट के जिसके अंदर आदमी आके सो सकता है, तो उसकी कीमत उस टाइम पे 5000 रुपीज थी। पर जैसे ही ये कैलेमिटीज हुई, लोगों के घर टूट गए, तो क्या हुआ, जब घर टूटे तो डिमांड बढ़ी। डिमांड किसकी बढ़ी? डिमांड बढ़ी ये तंबू की, ओके, ये टेंट की। तो ये जब टेंट की डिमांड बढ़ी तो उसकी वैल्यू या तो फिर उसकी प्राइस क्या हो गई? उसकी प्राइस हो गई 25,000 रुपीज। 5000 के सीधे हो गए 25,000। अब 25,000 के गुड्स अगर आप मार्केट में लेने जाओ, तो अब सेलर क्या डिसाइड करेगा कि मुझे तो 5,000 के 25,000 मिलते हैं, मैक्सिमम सेल आउट करो, जितना हो सके उतना बेचो। ओके, सेम वे अगर उसके 5,000 के 2,000 या 2,500 हो गए होते, तो क्या करते? तो फिर वो भी चेंज करना पड़ता। सेम वे और एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि राइट नाउ द प्रेजेंट सिचुएशन इज ऑफ मॉनसून। अभी मॉनसून चल रहा है, तो मॉनसून में सबसे ज्यादा आपको जरूरत कौन सी चीज की हो सकती है? एक तो आपका रेनकोट, या तो फिर एक अम्ब्रेला, या मतलब छतरी। तो अगर आपकी अम्ब्रेला मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, समझ लो अम्ब्रेला मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो आप विंटर की सीजन में अम्ब्रेला मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का सेल आउट करने का ट्राई करोगे तो कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। समर में थोड़ा करोगे तो समर में आपको चलो जो 100 बिकती थी उसकी जगह पे 500 600 आपको मिल जाएगी। पर यही चीज अगर आप मॉनसून में डाल के बैठो तो everyone needs it, so this will also affect the supply. Okay, and the last one that is change in rules and regulation. जैसे ही रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होते हैं वो भी सप्लाई पे इफेक्ट होता है। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था एडिडास और नाइक का। सो ये उसके रिलेटेड था। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू पॉइंट दैट इज इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई। अब ये ऐसा ही ग्राफ हमने एक और देखा था, कहां पे? एक हमने देखा था लॉ, जब पढ़ रहे थे लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड में क्या था? जो भी पूरा ग्राफ था ना आपका डाउनवर्ड था, मतलब यहाँ पे ये कर्सर देखो ऊपर से नीचे आ रहा था। पर जब सप्लाई का कोई भी ग्राफ होगा तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए वो कहां से डाउनवर्ड से अपवर्ड जाएगा। दैट मीन्स वो डाउनवर्ड नहीं आएगा, वो नीचे से ऊपर जाने वाला ग्राफ होगा। तो वो उसे कौन सा ग्राफ कहा जाएगा? दैट विल बी द ग्राफ ऑफ सप्लाई। तो इसमें देखते हैं द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट विच इज गिवन। यहाँ पे टेबल पे ध्यान दो, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज गिवन फ्रॉम स्टार्टिंग 0 10 20 30 40 एंड 50। 10 से लेके 50 तक प्राइजेस है। अब these are the firms that means the distributors, for example distributor A and distributor B। तो जब मार्केट में 10 रुपए की कीमत थी तब डिस्ट्रीब्यूटर ए ने कितना गुड सेल आउट किया? 80 यूनिट्स। और सेम वे डिस्ट्रीब्यूटर बी ने कितना किया? 60 यूनिट्स। अब जैसे जैसे प्राइस बढ़ती गई, 10 से 20 हुई तो इसने 180 भेजा, इसने 100 भेजा। 30 हुई तो इसने 240 यूनिट सेल किए, इसने कितने किए? 180। 40 हुई तो इसने 300 किए, इसने 260 किए। और 50 हुए तब इसने कितने किए? 400 केजी सेल किए, और इसने सेल दैट मीन सप्लाई किए, और इसने कितने किए? 300। इट मींस यहाँ पे प्राइस का कंसेप्ट जो हमने सबसे पहले पढ़ा था वो याद करो। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, a producer sells for profits, thus he will supplies more when the price of the product rises. Same way, the supply is less when the price of the product falls. जब कीमत कम होगी तो वो क्या करेगा?
कम सप्लाई करेगा, पर जब कीमत ज्यादा होगी, देखो 10 से लेके 50 तक गई तो 80 से लेके यहाँ तक 400 यूनिट्स तक उसने सेल कर दिया. ओके, so this is about the individual supply and the market supply. Now what is individual supply? This is individual for firm A. तो फर्म A का देखो यहाँ से, तो नीचे क्या दिया हुआ है, सप्लाई दिया हुआ है. ऑन द OX axis supply of units are shown. The scale are taken from 100, 200, 300 to 400 and 500. The scales are put like this. Then on the y-axis, the price are determined. 10, 20, 30, 40, 50 and 60. The prices are like this. What we have done? When the price of the product was 10 rupees, firm A sells 80 units. When the price of the product was 10 rupees, firm A sells 80 units. When the price increased from 10 to 20, that particular firm has sold 180 units. Okay, so here is the dot. So ऐसे जब आप पूरा डॉट कनेक्ट करते हो तो आपको एक अपवर्ड लाइन मिलेगी. So this line will be considered, this will be known as a supply curve, and as it is of the firm A, तो इसको हम क्या लिखेंगे, supply curve of firm A. Same way we have drawn for supply of the firm B. अब यहाँ पे देखो, जब प्राइस 10 रुपीज थी तो उसने कितने सोल्ड आउट किए, 60. So when the price of the product was 10 rupees, he has sold 60 units. When there is increase in the price of the product to 20 rupees, he has sold 100 units. 30, then he has sold 180 units. On 50, he sold 300 units. So this curve, this upward curve will be known as supply curve of firm B. Clear students? अब मार्केट सप्लाई मतलब क्या, जब हम सारे फर्म्स का टोटल कर दे. फॉर एग्जांपल द टोटल ऑफ फर्म ए एंड फर्म बी एट द प्राइस कांस्टेंट. प्राइस क्या रहेगी, कांस्टेंट. कांस्टेंट दैट मींस अगर 10 रुपए प्राइस है तो हम 10 के टाइम पे ए फर्म और बी फर्म का टोटल करेंगे. तो फर्म ए का कितना है, 80 प्लस 60 दैट मींस 140. So 140 is the market supply. When the price of the product is 110, then 140 will be the market supply. 180 and 100, तो इसका टोटल क्या हुआ, 280. That means we are combining, we are making total of firm A and firm B. Finally we got the total, that is market supply of firm, finally firm A and B, that is combined market supply. तो ऐसे ही करके हमने सबका निकाल लिया, 10, 20, 30, 40 and 50. So respectively it is 140, 280, 420, 560 and 700. अब वैसे ही उसको प्राइस आएगी आपकी y एक्सिस पे, x एक्सिस पे आ जाएगा आपका सप्लाई ऑफ द यूनिट्स, और आपको क्या करना है, आपको एक मार्केट सप्लाई कर्व ड्रॉ करना है. जैसे ही इसके लिए हमने क्या यूज किया था, सप्लाई कर्व ऑफ फर्म ए, पर ये तो पूरा सप्लाई कर्व ए और बी का कंबाइन है, तो इसे क्या कहा जाएगा, मार्केट सप्लाई कर्व. क्लियर स्टूडेंट्स? बहुत इजी कंसेप्ट है, ये एग्जाम में नहीं आएगा पर आपको इसका पता होना चाहिए. पर इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वन, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, अपवर्ड नहीं जाते, डाउनवर्ड ही जाते हैं. पर जो लॉ ऑफ सप्लाई आएगा तब हम अपवर्ड ही जाएंगे. ओके, नाउ दिस इज द फाइनल वन, दैट इज सप्लाई फंक्शन. व्हाट इज कॉल्ड एज सप्लाई फंक्शंस? Some mathematical relationship between the supply of good and its determinants. क्या होगा, ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है between the relationship of supply of goods, that means goods हम कितने सप्लाई करते हैं वो, and how we are going to determine it, determined by the way of functions. कौन कौन से अलग अलग थे, जैसे प्राइस था, टेक्नोलॉजी था, फैक्टर्स जो थे, वो सारी चीजें यहाँ पे ले ली है. अगर आपको वो डायग्राम या तो फिर वो चार्ट, फ्लो चार्ट आपको याद है तो आपको ये भी याद हो जाएगा. Formula SX, X that means units, so S that means supply, means F that means functional notation, in which PX that means price of the X commodity, जो X आपका goods है उसकी commodity की price कितनी है. T that means the level of technology, जैसे हमने आगे देखा था ना, change in level of technology, तो वो आएगा. Then F
that means PF, price factor. Price factor will also affect. Next one, that is future expectation regarding the price, and the last one, that is U, other factors. So this is about the supply function. For today, this is it. Thank you so much for watching my channel. Our channel has got 700 subscribers at present. I request everyone to please share the channel to the maximum students who are studying in standard 11th and 12th commerce. I'm uploading the video for the students of 11th and 12th commerce for the subject economics and accountancy. I request everyone to please share it to the maximum. I want to reach to the 1000 subscribers so I get some benefits from the side of the YouTube. That's all for today. Thank you so much for liking and sharing my channel. Thank you for being the part of the family Commerce by Pratik Majmudar. Thank you so much. That's all for today. Thank you so much and Jai Hind.